हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलायंस। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस पर आधारित रहने वाला है, जिन्हें हम हिंदी में वेतन भत्तों के नाम से भी जानते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ये स्कीम जारी की गई है, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या करना है, एक इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। तो वैसे अगर बात की जाए तो इस प्रकार की स्कीम्स पेंडेमिक ड्यूरेशंस या पेंडेमिक पीरियड को ध्यान में रखते हुए लाना आवश्यक हो जाती है, और लानी भी चाहिए ऐसी स्कीम्स को, ताकि जो रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिलीफ मिल सके, या जिनकी सैलरी बहुत कम है और काफ़ी दिन से घर पर हैं या फिर काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी जीवन शैली को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्कीम उनको काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित बातें। तो सबसे पहले इसका न्यूज़ में रहने का कारण जानते हैं। तो इसका जब न्यूज़ में रहने के कारण की बात करते हैं तो इसमें बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस जारी किया गया, जिसे हम बीडीए अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, जिसे बीडीए के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बात की गई प्रोवाइड रिलीफ टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर, यानी कि जितने भी अलग अलग क्षेत्र में वर्कर्स हैं जो कार्य करते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा कि रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उनको एक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें बात की गई है एंगेज इन वेरियस शेड्यूल एम्प्लॉय इन सेंट्रल स्फीयर, और कौन से क्षेत्र के लिए डिसाइड किया गया, सेंट्रल स्फीयर वाले रीजन के लिए बात की गई है। अब इसके अगर रेफरेंस की बात करते हैं तो इसमें रेफरेंस में क्या दे रखा, आइए देखो। तो डियर, इसके रेफरेंस में इससे में रिलेटेड जो भी बातें की गई है इस स्कीम के लिए क्या क्या करना है, तो वो सब देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर, जो हमारे प्रेजेंट में है संतोष गंगवार जी, जो आपके लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा कहा गया कि बेनिफिट अबाउट 1.5 करोड़ वर्कर्स, यानी कि इस स्कीम के माध्यम से कम 1.5 करोड़ वर्कर्स को क्या करना है, फायदा प्रदान करना है इस स्कीम के माध्यम से। ठीक है। और इसकी बात की गई कि 1 अप्रैल तक इसको इम्प्लीमेंट कर देना या इसको इफिशिएंट वर्क में लाना है। देन अगर नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं तो इसमें कहा गया जो आपकी बीडीए स्कीम है, ये क्या किस बेस पे लानी है, इसको किस बेसिस पे तैयार करना है, तो इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिस पर तैयार करना है। फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ए प्राइस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो, और इसको किसके द्वारा कंपाइल किया जाना, लेबर ब्यूरो के द्वारा। जो एक बॉडी है हमारी लैब, जो आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखती है लेबर ब्यूरो, तो उसके द्वारा इसको कंपाइल किया जाना। अब देख लेते हैं आखिर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं डियर, तो कुल मिला के हम एक शब्द में कहें तो इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सूचकांक, एक इंडेक्स है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें वस्तुओं के औसत मूल्य को मापा जाता है। यानी कि जो गुड्स होते हैं आपके, तो गुड्स की जो एवरेज रेट है उसको क्या किया जाता है, इसके अंदर आंका जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एक को बोलते हैं हम WPI बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम CPI। तो ये WPI क्या होता है, अगर WPI को जाने तो इसको बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वहीं अगर CPI की बात की जाए तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अब अगर इसको वर्क के तौर पे देखा जाए तो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जब हम क्या करते हैं सामान वगैरह खरीदने जाते हैं कहीं मॉल दुकान पर, तो क्या करते हैं कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक पैकेट को खरीदना एज कम्पेयर इंडिविजुअल। वाई? इसके बिहाइंड में रीजन ये है कि जब हम किसी चीज़ को एक साथ खरीदते हैं या होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं, तो हमको क्या करते हैं एज कम्पेयर इंडिविजुअल के, वो क्या पड़ जाती है, हमें सस्ती पड़ जाती है। ठीक है। जैसे देखा होगा अगर लाइफबॉय साबुन के पैकेट का एग्जांपल ले, तो उसमें 5 साबुन आते हैं, 5 में क्या हमको एक फ्री मिल जाता है, या फिर वो फायदे के तौर पे हमको रिलीफ के तौर पर मिल जाता है। लेकिन वहीं इंडिविजुअल खरीदते हैं तो हमें उस एक साबुन का भी पैसा पे करना करता है। तो इस प्रकार से कुछ हम इन दोनों WPI और CPI इंडेक्स को समझ सकते हैं। ठीक है डियर, आई होप आपको जरूर समझ में आई होगी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट बिंदु की ओर, जिसमें कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेड दैट ए रेट फिक्स्ड, यानी और इसके इस स्कीम के लिए इन एम्प्लॉयज के लिए जो रेट या जो प्राइस फिक्स की जानी है वो किसके द्वारा फिक्स की जानी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको क्या की जानी, फिक्स की जानी है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स हैं और उसके जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, उनके लिए जो सैलरी है, जो वेजेज हैं, वो डिफरेंट है। तो उसके लिए बात की गई उनको कैसे देना, तो इसमें बात की गई है शेड्यूल्ड एम्प्लॉय
सेंट्रल स्पेयर आर एप्लीकेबल द एस्टेब्लिशमेंट अंडर द ऑथोरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसके अंडर में एस्टेब्लिश करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें बात की गई आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो कोल वगैरह की बात करते हैं, खान जो खुदाई वुदाई करके जो हम मिनरल्स वगैरह निकालते हैं उसकी बात की गई, ऑयल फील्ड्स की बात की गई, मेजर पोर्ट्स तो जितने भी आपके बंदरगाह हैं जिन पे शिप वगैरह उतरते हैं, तो उन सब की बात, इन पर जो वर्कर काम करते हैं तो उनको क्या करना है, इस स्कीम का फायदा प्रदान करना है। और कैसे करना है, तो इसमें बात की गई इक्वली एप्लीकेबल, जो ये बेनिफिट्स देने हैं, जो रिलीफ देना है इनको, वो क्या होगा, चाहे वो ऑयल फील्ड्स का हो या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का हो, तीनों के लिए इसमें इक्वलिटी बरती जाएगी। लेकिन इन केस इसमें एक बात और की गई है कि इसमें क्या करना है कि जैसे अकॉर्डिंग टू रैंक तो इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन उनके जैसे कि दो लेबर के बीच में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको रेफरेंस समझ में आया हो। तो ये तमाम बातें थी जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के थ्रू बताई गई है, और आई होप के आपको भी ये स्कीम में जो बातें हैं वो समझ में आई होगी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट। तो इन सभी बातों को देखने के बाद में हमारे माइंड में आता है कि आखिर ये डेयरनेस अलाउंस है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। आइए बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि जो आपका डेयरनेस अलाउंस है क्या। तो जब डेयरनेस अलाउंस की बात की जाती है तो इसमें कहा गया कि कंपोनेंट ऑफ सैलरी है। क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ सैलरी है। एक क्या होता है, हमारा इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव में क्या होता है कि इंसेंटिव की जब बात करते हैं तो इसमें कुल मिला के एक प्रकार का दान बोल सकते हैं इसको, या हमारा कोई इसमें एफर्ट नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता है जिसके तौर पर दिया जाता है, जो इंसेंटिव की बात करते हैं। लेकिन जो वहीं पे इसको रिलीफ कहा गया, इंसेंटिव न कह के क्या कहा गया, इसको रिलीफ कहा गया। यानी कि आपको क्या करना है, ये रिलीफ है, आप ही के काम का है, आप ही के काम का, बढ़ा चढ़ा के आपको सैलरी देनी है। क्योंकि देखो इसमें एक वर्ड भी मेंशन किया गया, कंपोनेंट ऑफ सैलरी है। क्या है? आपकी सैलरी का एक भाग है जो आपको पेंडेमिक से उभरने के लिए दिया जा रहा। दैट टेक इन अकाउंट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग विच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अभी देखो डियर, हमने बात की गई जो ये डिफरेंस था ना, अगर सैलरी का बात की जाए तो इसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग देखने को जरूर डिफरेंस मिल सकता है। कैसे? जैसे कि कोई एक एम्प्लॉय ईस्टर्न रीजन में काम करता है और वही एक व्यक्ति वेस्टर्न रीजन में, या फिर बात करें ऑफिशियल वर्क करता है, एक व्यक्ति लेबर पोस्ट पर वर्क करता है, तो दोनों के बीच में बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है यार, आई होप आपके माइंड में इससे संबंधित क्लैरिटी आई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु की ओर, जिसमें कहा गया डेयरनेस अलाउंस इज पेड बाय गवर्नमेंट इट्स एम्प्लॉय एज वेल एज पेंशनर एंड इमर्ज फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये क्या करेगा, इनको इन्फ्लेशन से बचने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। अगर ये इंसेंटिव मिल जाता, ये अगर रिलीफ मिल जाता है इनको, तो क्या होगा, ये इन्फ्लेशन से बच सकेंगे। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, आइए इन्फ्लेशन के बारे में बात करें। अगर नॉर्मली इसको कहा जाए तो हिंदी में इसको महंगाई नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महंगाई नाम से जानते हैं। लेकिन होता क्या है, तो इसमें बात की जाए तो जो आपके गुड्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, तो दोनों ही रीजन में अगर प्राइस में, दोनों रीजन की प्राइस में जब इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी कि या तो वस्तुओं का भाव बढ़ जाए या सेवाओं का भाव बढ़ जाए। जैसे कि बात करते हैं हम जो माल वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पैसे को बढ़ा देते हैं। जैसे कि पहले 10 रुपए में ले जाते थे, अब किराया 20 रुपए कर दिया। तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज में बढ़ रहा है। ये प्राइस किसमें? सर्विसेज में बढ़ रहा है। लेकिन वहीं हम 5 रुपए का सब्जी लाते थे, धनिया लाते थे, आज 10 रुपए का मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा गुड्स में हो गया। ठीक है, वो भी गुड्स के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। आई होप आपको इन्फ्लेशन वर्ड समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें कहा गया इफेक्टिव सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिक्वायर कंटिन्यू ग्रो टू हेल्प द कॉप ऑफ राइजिंग प्राइस। और इसमें जो वस्तुओं पर इंक्रीज हो रहा प्राइस, जो राइज हो रहा, उसकी बात की गई है। आई होप आपको डेयरनेस अलाउंस समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो डेयर नेक्स्ट सेगमेंट के रूप में हमने कुछ अलग से की पॉइंट मेंशन किया है, जो जिसमें द स्टडी अलायंस के अपने व्यूज हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसमें बात की गई ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक लास्ट ईयर इट वाज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड डीए। यानी कि क्या किया गया, जो लास्ट पैंडेमिक रहा था उसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका डीए डिसाइड कर दिया गया था।
ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट की बात की गई थी जून 2021 में। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं तो उसमें कहा गया दैट इज इट्स मीन दैट इवन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डीए इंक्रीज ऑफ द गवर्नमेंट द सैलरी इंक्रीज विल बी टिल जून 2021 ओनली। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी इसमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, इसमें अगर बात की जाए तो टिल 21 की बात की, यानी कि जून 21 तक इसमें इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। देन बात की गई इसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द डेयरनेस अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज बीन इंक्रीज बाय गवर्नमेंट रेट ऑफ 3%, और जो ये इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो कितने रेट पर देखने को मिलेगा, 3% रेट पर देखने को मिलेगा। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए तो डी इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट सेगमेंट हमने रखा है इसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं ताकि आपके माइंड में स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट ना रहे, तो उन सभी तमाम क्वेश्चंस को हमने इसमें ऐड कर दिया गया। आइए देख लेते हैं आखिर वो क्वेश्चंस क्या हैं जो इस क्लास को देखने के बाद या इस स्कीम को जानने के बाद जो माइंड में उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो डेयरनेस अलाउंस है वो सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए है, तो इसमें क्या क्या है या फिर ये क्या है। तो इसमें बात की गई ये क्या है, एक तो 17% ऑफ पार्ट्स है, यानी कि जो आपकी सैलरी होगी उसका 17% पार्ट आपको क्या करना, प्रोवाइड करवाना। और उसमें भी इंक्रीमेंट की बात की जाए तो उसमें 4% इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा अगर पेंडेमिक बढ़ता है तो। इस प्रकार से कुल मिला के आपको जो परसेंटेज मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 21% ऑफ अलाउंस के रूप में आपको क्या होना है, मिलने वाला है। देन अगर उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जो हमारे माइंड में उत्पन्न होता है तो वो है आपका कि डेयरनेस अलाउंस ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज। तो स्टेट एम्प्लॉयज के लिए क्या रहेगा, तो इसमें 4% का इंक्रीमेंट देखने मिलेगा पर ईयर, जनवरी में इसको इंक्रीमेंट करना है और कुल मिला के 28% आपका हो जाएगा। यानी कि इस पैंडेमिक के बाद में भी जो अगर 4% बढ़ाया जाता है तो आपका कितना हो जाता है, 28% तक ये बढ़ेगा। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया व्हेन विल द डीए ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज इंक्रीज। तो इसमें जो इंक्रीमेंट की बात की गई है सेंट्रल एम्प्लॉयज की, आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो कब कब बढ़ेगा कब कब नहीं बढ़ेगा, तो इसमें बात किया गया जनवरी में इसको बढ़ाया जाएगा, जुलाई में, पर ईयर इसको कब बढ़ाया जाना, एवरी ईयर। इसमें बात की गई एवरी ईयर जनवरी एंड जुलाई में इसको इंक्रीमेंट करना है, इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और इसको 2021 ईयर से इंक्रीमेंट की बात की गई है। देन अगर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्या जो ये आपका रिलीफ है, जो आपका वीडीए है, क्या टैक्स के अंतर्गत आएगा ये, बिल्कुल जी। तो जो आपका वीडीए है इसको भी टैक्स के अंतर्गत इंक्लूड किया गया बिकॉज ऑफ नॉट ए इंसेंटिव, ये क्या है, रिलीफ है और कंपोनेंट ऑफ सैलरी है। जब कंपोनेंट ऑफ सैलरी कह दिया गया तो आपके ये टैक्स के अंदर इंक्लूड होगा। आई होप आपको आज की तमाम चीजें समझ में आई होगी। इससे पहले क्लास अंत करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं जो आपसे कर लेते हैं। तो आपको द स्टडी अलायंस चैनल ज्वाइन कर लेना है जिस पर तमाम क्लासेज हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और हरिचंद बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है या फेसबुक है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। उस पर द स्टडी अलायंस फेसबुक पेज है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। और ट्विटर पर हरिचंद बैरवा के नाम से है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, आपको द स्टडी अलायंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।